चार्जिंग है ना इसमें? चलिए जी, बिस्मिल्लाह जी बच्चों, बताइएगा आज का लेक्चर नंबर कौन सा हमारा? बैच 4 आपका कौन सा लेक्चर नंबर है? 55। और बैच 5 आप लोग का 55, 36। इसलिए दो लेक्चर नंबर लिख रहा हूं कि जस्ट इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 7 के लिए मैंने बैच 4 और 5 दोनों को मर्ज करके क्लास पढ़ा रहा हूं। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा बैच 4 अलग, बैच 5 अलग, ठीक है। अब जरा देखें क्या हो सर। अच्छा, मुझे लगता है मुझे इशारा करें जी। अब अगर जरा आप देखें तो मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड की थी। असाइनमेंट थी उमर लिमिटेड के नाम से, ऐसा ही है। उस असाइनमेंट के से पहले हमने एक बात की इन्वेंट्री के हवाले से। मेरी बात सुने। हमने कहा देखिए इन दुनिया में या हमारे सिलेबस में इन्वेंट्री के दो ही सिस्टम है, एक है पीरियोडिक और एक है परपेचुअल। हमने एक बंदे को कहा कि जाओ देखो वेयर हाउस में कितने लेट्स अज्यूम एसी पड़े हुए हैं। वो लड़का गया, उसने ऐसे काउंटिंग की और कहा कि 10 एसी पड़े हैं। अब ये उसने कोई वर्किंग की थी या फिजिकल काउंट किया? तो जिस सिस्टम में इन्वेंट्री जो वेयर हाउस में पड़ी है उसको फिजिकली काउंट करते हैं, उसे कहते हैं पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड एक बंदा वेयर हाउस के बाहर बैठा हुआ है एक कागज पेन लेके, और वो जब जब इन्वेंट्री आ रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जब इन्वेंट्री जा रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, और शाम को हमें बता रहा है कि इतनी इन्वेंट्री आज बच गई है। अब ये वर्किंग कर रहा है, ये कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है? पीरियोडिक को या परपेचुअल को? ये परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखा है कि जिसमें इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट किया जाए वो पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम है, और जिसमें फिजिकली काउंट ना किया जाए बल्कि एक वर्किंग, उस वर्किंग का नाम है स्टोर कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड, या उसको क्या कहते हैं? इन्वेंट्री लेजर कार्ड भी कहते हैं, कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं, मल्टीपल नाम है इसके। स्टोर लेजर कार्ड जिस अकाउंटिंग सिस्टम में बनाया जाता है उस अकाउंटिंग सिस्टम को कहते हैं परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। स्टोर लेजर कार्ड में इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्ड की जाती है। इन्वेंट्री की मूवमेंट में तीन चीजें होती हैं बच्चों, इन्वेंट्री का आना, इन्वेंट्री का चले जाना और इन्वेंट्री का रुक जाना। जब जब हम परचेज करेंगे मैं कहूंगा इन्वेंट्री का आना, जब जब हम सेल करेंगे मैं कहूंगा इन्वेंट्री का जाना, और जो क्लोजिंग होगा उसे कहूंगा इन्वेंट्री का रुक जाना। ये इसे कहते हैं इन्वेंट्री मूवमेंट्स। इन्वेंट्री मूवमेंट्स कहां रिकॉर्ड होती है? स्टोर लेजर कार्ड पे। स्टोर लेजर कार्ड कौन से सिस्टम में बनता है? परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में बनता है। सिस्टम दो कौन से हैं? पीरियोडिक एंड परपेचुअल। फॉर्मूले भी हैं दो। फॉर्मूले कौन से आपके चैप्टर में? फाइफो और एफको। वेटेड एवरेज मॉडल भी कहते हैं इसको, मेथड भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट मॉडल भी है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी है। ये पहले लेक्चर की बात है। इसके साथ हमने सवाल देखा उमर लिमिटेड वाला। तो उमर लिमिटेड में उसने हमें कहा कि जनाब उमर लिमिटेड फॉलो कर रहा है किसको? परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम को। सुनते जाए बात को, ये पहला लेक्चर था। हमसे उसने रिक्वायर किया कि जनाब आपने कहा था कि परपेचुअल में स्टोर लेजर कार्ड बनता है, ऐसा ही है? उस स्टोर लेजर कार्ड में इन्वेंट्री की मूवमेंट्स रिकॉर्ड होती है, तो ऐसा करे परपेचुअल में फाइफो से भी स्टोर लेजर कार्ड बनाए और एफको से भी, एवरेज कॉस्ट मेथड से भी क्या बनाए? स्टोर लेजर कार्ड बनाए। और रिक्वायरमेंट भी अभी नहीं पढ़ा, रिक्वायरमेंट भी क्या थी? रिक्वायरमेंट यही था। हमने जब सवाल किया तो हमने आधा सवाल किया था। हमने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री के चैप्टर में उमर लिमिट वाले सवाल में हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाया। सिस्टम कौन सा था? परपेचुअल। सिस्टम कौन सा था? फॉर्मूला कौन सा था? फाइफो से बनाया था। अब वही उमर लिमिटेड वाला डाटा है, वही स्टोर लेजर कार्ड बना रहा हूं, लेकिन मेथड फॉर्मूला कौन सा होगा? फाइफो नहीं बल्कि एफको, एवरेज मेथड होगा, वेटेड एवरेज मेथड होगा। यहां तक बात क्लियर है? जरा जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, जरा मेथड देखिए आप। फाइफो से जो बनाया था स्टोर लेजर कार्ड, जरा देखिए उसको। ओपनिंग कहां लिखा मैंने, फिर परचेज करते वक्त कैसे लिख रहा था, सेल करते वक्त कैसे लिख रहा था, क्लोजिंग 8 यूनिट्स बचे थे क्लोजिंग में। उन 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी थी? 320। ये 320 क्लोजिंग इन्वेंट्री कहूंगा, ये कहां शो होती है? बैलेंस शीट में। और 8 को कहूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स, क्योंकि वो क्वांटिटी थी। जरा देखिए उस पैटर्न को। ओके, आ जाइए, रिश्ते ओपन करें। अब हम रिक्वायरमेंट ए ही कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट ए में अब हम क्या करेंगे? दोबारा स्टोर लेजर कार्ड बना रहे हैं, लेकिन इस दफा स्टोर लेजर कार्ड बनाते वक्त हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा? फाइफो या एफको? एफको, एफको।
तो कोई भी सवाल स्टार्ट करने से पहले दो बातें आप लिख लिया करें, एक होता है सिस्टम और एक होगा फॉर्मूला। सिस्टम कौन सा है, मैंने कल भी हेडिंग बनाई थी लास्ट क्लास में कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, परपेचुअल। यार आप आगे किसी साथ बैठ जाओ ताकि जो नोट्स भेजे वो तो पढ़ सको ना, पीछे के लिए बैठ जाओ, आगे बैठो, ताक से बैठ जाओ, नजर से बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। सिस्टम है परपेचुअल, प्लीज प्लीज, अभी आए और बोलने भी लगे, प्लीज बोले सिस्टम कौन सा है और फॉर्मूला कौन सा लगाने लगा हूं, एफ को, एवरेज कॉस्ट। ये दो बातें आप लाजमी लिखा करेंगे, लाजमी लिखा करेंगे, बड़े अटेंटिवली अपने क्लास सुनिए प्लीज। ओके अगेन जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, सबसे पहले मैं सेंटर में लिख दूंगा नाम, नाम क्या बंदे का, उमर लिमिटेड, और फिर सेंटर में लिखूंगा बनाने क्या जा रहा हूं, स्टोर कार्ड या स्टोर लेजर कार्ड, मल्टीपल नेम है इसके। अगेन इसका कोई ना कोई फिक्स्ड जो है वो पैटर्न होगा, 4 कॉलम में मेन, 4 कॉलम में मेन, नाम सुन ले उसी की तरह बनेगा, कॉलम्स वही है जो पहले आपने बनाए हैं, डेट, फिर परचेज, फिर कॉस्ट ऑफ सेल और फिर बैलेंस। यहां देखिए ये आ गया डेट, परचेजिस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बैलेंस। एक बात लिखिए, लिखिए हाईलाइट करके एक बात लिखिए, इन पर सॉरी लिखिए इन लेजर कार्ड, हाईलाइट करके लिख दें इस बात को, इन लेजर कार्ड ऑलवेज, इन लेजर कार्ड ऑलवेज कॉस्ट इज यूज्ड, कॉस्ट इज यूज्ड नॉट सेलिंग प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस। लेजर कार्ड में हम क्या लेंगे, कॉस्ट, क्या चीज नहीं लेंगे, सेलिंग प्राइस। इसलिए देखिए मैंने परचेज के साथ सेल्स नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी फर्दर पैटर्न देखिएगा, अगेन इसके 3-3 कॉलम बनेंगे, खामोशी प्लीज। यहां पे क्या आ जाएगा, यूनिट्स को क्या कहते हैं, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अमाउंट। अगेन क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस में भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट के साथ, और मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। अब सवाल आपके सामने, हम जिस तरह लेजर्स बनाते थे डेट वाइज, जर्नल बनाते थे डेट वाइज, इसी तरह लेजर कार्ड भी बनाएंगे डेट वाइज। जो मोस्ट रिसेंट डेट होगी उसको पहले लिखेंगे और जो आखिरी डेट होगी उसको एंड पे लिखेंगे। तो पहली डेट कौन सी बन रही थी हमारे पास, 1 फेब। 1 फेब को उसने कहा जी जनाब आपके पास ओपनिंग कितने यूनिट्स हैं, 5। प्लीज सवाल पढ़ें, 1 फेब को उसने क्या कहा, ओपनिंग यूनिट कितने हैं, 5, और 1 यूनिट का रेट कितना है, 28। अब यहां देखें, सबसे पहले डेट लिखें 1 फेब। अब ये परचेज में आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, या बैलेंस में आना चाहिए, बैलेंस में। अब बैलेंस में आएगा तो मैं बताएं यूनिट्स कितने हैं, 5, रेट कितना है 28। आप मुझे बताएं अब अमाउंट कितनी होगी, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 28 कितना आएगा, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालें सब। जी 5 इंटू 28 कितना आता है, 140। बस एक डेट की रिकॉर्डिंग होगी, अब इसको क्लोज करें। जी नेक्स्ट डेट बोले, आपको बताया तो एडवांस में, फाइफो से बनाने वाला स्टोर कार्ड थोड़ा सा लेंथी था जो हमने बनाया था, एफको से बनाने वाला स्टोर कार्ड आसान भी है, लेंथी नहीं है, जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट डेट बोले कौन सी आती है, 14 फेब को मैंने 5 यूनिट्स खरीदे हैं,
परचेज किए हैं और 1 यूनिट का रेट क्या था। अब कौन से कॉलम में आऊं, परचेजेस में पहले डेट लिखेंगे। यहां देखिए परचेजेस में आके कितने यूनिट्स परचेज किए, 5। रेट क्या था 32, 5 इंटू 32 अमाउंट कितनी आएगी 160। अब सुने, जब फाइफो से, ये तो एफको है ना, जब फाइफो से बना रहा था तो मैं यहां पर क्या लिख रहा था, पहले मैंने 528 वाले को लिखा, फिर 532 वाले को लिखा। अब कौन सा फाइफो नहीं है बल्कि वेटेड एवरेज है, एफको है। अब सुने, बैलेंस में आते वक्त, बैलेंस में आते वक्त क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है यहां पे 5, यहां पर भी कितनी है 5, अमाउंट कितनी यहां पे 160, यहां पे कितनी है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दें, कितना बनता है 10, अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर दें, कितना बनता है, कितना बनता है, ये 10 और 300 कैसे आया, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दी। अब मैंने निकालना है रेट। अब मैं रेट कैसे निकालूंगा बच्चों, ये बताओ मुझे, कैसे निकालें। अब बच्चा अक्सर कहता है सर देखिए, जब आपने यूनिट्स में यूनिट्स को ऐड कर दिया, अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर दिया, तो रेट को रेट में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दे। बच्चा कहता है रेट को रेट में डिवाइड करके ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दे। ये अप्रोच गलत है, समझाऊंगा कैसे। मैं रेट में रेट ऐड नहीं करूंगा। अब मेरे पास अमाउंट कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, डिवाइड कर दें, 300 डिवाइडेड बाय 10 करके कितना आएगा 30। अब वो जो बच्चा था ना, उसने कहा सर मैंने भी तो यही कहा था, उसने कहा सर देखिए, एक रेट है 28, दूसरा रेट कितना है, दूसरा है 32, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर तो भी आंसर कितना आ रहा है 30 आ रहा है। लेकिन ये तरीका गलत है, बताऊंगा आगे जाके, बताऊंगा। आपने ऐसे नहीं करना, आपने कैसे करना है, ये 30 कैसे आया, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा रेट। ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है, आगे देखिएगा, मैं भी आपको साबित करके दूंगा जी। नेक्स्ट डेट बोले, ये क्लोज हो गया। 18 फेब को क्या हो रहा है, परचेजेस हो रही है। अगेन कितनी यूनिट्स मैंने खरीदी 10 यूनिट्स। यहां देखिए परचेज में कितने यूनिट्स आ गए 10, रेट क्या था 34, 10 इंटू 34 340। अब अगेन बैलेंस में लिखने के लिए क्या करूंगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी को ऐड कर दे, तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 10 में 10 को ऐड कर दे 20, अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर दे 640। अब कैसे 640 डिवाइडेड बाय 20 32। वो बच्चा फिर खड़ा हो जाएगा, तो कहेगा सर अभी भी मैं वही बात पे अटका हुआ हूं। उसने कहा जैसे क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की, अमाउंट में अमाउंट ऐड की है, रेट में रेट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके देख लें। उसने कहा एक तरफ रेट था 34, एक तरफ था 30, डिवाइडेड बाय 2 करें, अब भी कितना आएगा 32 ही आएगा। लेकिन ये तरीका अभी भी गलत है, आगे प्रूफ होगा गलत है। हमने एक रेट में रेट ऐड नहीं करना। रेट कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, सॉरी अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट डेट बोले कौन सी है 19 फेब जी। 19 फेब को परचेज किए कि सेल किए, फाइफो में जब भी हम सेल्स किया करते थे तो हम कहते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम कहते थे 8 यूनिट बेचे हैं तो उसमें से पहले 5 जाएंगे 28, मतलब याद आया आपको, हम कहते थे पहले जो फेब में पहले 18 19 फेब आता है या 27 फेब आता है महीने में। जब भी हम फाइफो से स्टोर कार्ड बना रहे थे तो हम कहते थे फाइफो से कि जो यूनिट पहले इन हुआ है वो पहले ही आउट होगा। हम इसलिए अलग अलग लिखते थे। लेकिन अब एफ को ऐसा नहीं है, एफ को बहुत आसान है। एफ को मैं बता रहा कितने यूनिट्स बिके, कितने सेल हुए 8। अब देखें मैं कॉस्ट ऑफ सेल में आऊंगा, प्लीज याद रखें, कॉस्ट ऑफ सेल में आके मैंने लिख दिया कितने यूनिट सेल हो गए 8, और उस वक्त रेट क्या चल रहा था, रेट क्या चल रहा था, क्या ये क्या रेट चल रहा है बैलेंस में रेट, वो वाला रेट तो इग्नोर करना है। मैंने कल भी कहा था आपको
ऑलवेज इग्नोर सेलिंग प्राइस। अभी मैंने क्या लिखा है आपको, अभी क्या लिखा है मैंने आपको, ऑलवेज इग्नोर सेलिंग प्राइस। मुझे बताया बैलेंस में रेट क्या चल रहा है। अब मैं वो 5-3 यूनिट्स को अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैं टोटल 8 यूनिट्स पे एक साथ 32 का रेट अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास रेट है ही एक। कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये सेल हो गए 256। तो पीछे मेरे पास बचे कितने यूनिट्स थे, कितने 20 में से कितने बिक गए, बचे कितने, उन 12 का रेट क्या होगा, कितना आ रहा है, देखें जरा गौर से इसको, बताएं क्या मुश्किल था, क्या काम आसान नहीं हो गया एफको में, क्या आसानी आई है एफको में, क्या आसानी आई है एफको में, आसानी ये आई है कि हमें अब वो यूनिट्स की डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। 5 28 वाले चले गए, फिर 3 32 वाले चले गए, उसमें से 2 32 वाले रह गए जो FIFO में करते थे हम। अब एक जितने यूनिट सेल हुए उन यूनिट्स को लिखो और जो करंट रेट चल रहा है उस करंट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। बात क्लियर है। नेक्स्ट डेट बोलें, सत्ताईस फेब को यूनिट्स खरीदे बेचे, फिर सेल हुई है। परचेज कितने यूनिट्स खरीदे हैं, 20, रेट क्या था 20 into 40 कितना आता है 800। अब मुझे बताओ क्वांटिटी में क्वांटिटी को ऐड कर दो, क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 12 ऐड कर दो, कितना बनता है 32, अमाउंट 800 अमाउंट 384 ऐड कर दो, कितना बनता है 1184। अगेन हम रेट कैसे निकाला करेंगे अब्दुल रहमान, रेट कैसे निकालेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके देखिए कितना आ रहा है 37। इस दफा वो बच्चा जो हर बार खड़ा हो रहा था एतराज करता चुप करके बैठा, मैंने कहा अब क्यों नहीं बोल रहे, वो चुप हो गया। अगर वो बच्चा होता वो इस मेथड से आता तो वो क्या कहता, वो कहता सर जिस तरह इस 12 में इस 20 को ऐड किया है और इस 384 में इस 800 को ऐड किया है, उसी तरह इस 32 के हो इस 40 में ऐड कर दो, 32 जमा 40 में ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आंसर आ रहा है 36। गलत है, जबकि है कितना ओरिजिनल। अब बात समझ आई। तो आपने क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करनी है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है, लेकिन रेट कैसे निकालेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वो देखिए क्या बात समझ आई है। ओके जी, इसको भी क्लोज करें। देखो भाई यहां देखो तुम्हारे पास कितने यूनिट्स हैं वेयर हाउस में, 32 कितने यूनिट्स हैं 20, एक यूनिट की रेट कितना है, एक यूनिट का 32, तो टोटल कितने के पड़े हुए हैं। अब तो मैंने 20 में से 8 बेच दिए, तो एक का जो रेट 32 है तो कितने का ही बेचा, सेलिंग प्राइस को कंसीडर नहीं करना, तो कितने का गया 32 का ही ना। 20 थे तुम्हारे पास, तुमने 8 बेच दिए, रेट क्या था उन 20 का 32, यहां भी रेट क्या होगा 32, 8 चले गए इसमें से, तो बचे कितने 20 में से, अब 12 लिख दिया, उनका रेट भी क्या था वही 32, बस ये था। अब अगेन देखो दोबारा सेल करने लगा, डेट बताएं 28 फेब को कितने यूनिट्स बिक रहे हैं 24, मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं 32 में से कितने बेच रहा हूं अब 24, 32 का रेट क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल में आके मैं कहूंगा मैंने 24 यूनिट बेचे जिनका रेट क्या था 37, मल्टीप्लाई करें अमाउंट बोले कितनी आ रही है 888, 32 में से 24 बेच दिए मैंने। अब बताओ मेरे पास रिमेनिंग कितने रह गए 8, उनका रेट भी क्या ही रहेगा 37, मल्टीप्लाई करें 296, हो गया सेल। यहां पे सवाल क्लोज, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। गौर कीजिएगा जरा, FIFO से और एफको से जब हमने दोनों से लेजर कार्ड बनाया है तो एक चीज सेम आई है और एक चीज फर्क आया, क्वांटिटी सेम आई है, तब भी क्वांटिटी क्या थी, इसका नाम क्या आर्ट का क्लोजिंग क्वांटिटी, लेकिन वहां था 320, यहां है 296, ये क्या है क्लोजिंग अमाउंट, या इसको कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये कहां नजर आएगी बच्चों, वो जो हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स लिखते थे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक है करंट एसेट है, वो वैल्यू थी या यूनिट्स थे, वैल्यू थी, तो ये वैल्यू जाएगी बैलेंस शीट में, यूनिट भी मुझे मिल गए, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है।
क्या आपको अब FIFO और FCO दोनों से लेजर कार्ड बनाना आ गया? कौन सा आसान है बनाना? FCO ज्यादा आसान है, ज्यादा जल्दी बन जाता है और ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगा। FIFO में आपको हर दफा देखिए, जब FIFO में हमने 24 यूनिट बेचे थे ना, तो हमने कहा 24 में से पहले 3 गए 32 वाले, नहीं बल्कि वही था, फिर वो 10 गए 20 वाले, फिर वो उसमें से 20 में से जो थे आपका 40 वाले रेट थे। यानी आप अगर देख लें, आपके सामने वो सोल्यूशन पड़ा होगा, आप आखिरी ट्रांजैक्शन देखिए 28 फेब की, तो उसमें अच्छी खासी हमने ऐसे लाइन बना दी कि इतने यूनिट्स गए, इतने यूनिट्स गए, इतने यूनिट्स गए। जबकि एफको में ऐसा कुछ नहीं है। एफको में स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने यूनिट्स बेचे हैं उस पे करंट वाला रेट अप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्या बात समझ आई है? अब जाके आपकी क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट हो गई है। क्या आप ये बात लिख चुके हैं कि लेजर कार्ड में कॉस्ट हमेशा इस्तेमाल होती है, सेलिंग प्राइस इस्तेमाल? मैंने, अच्छा मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूं ये स्टोर कार्ड इन्वेंट्री में मूवमेंट को शो कर रहा है? इतनी ओपनिंग थी, ये इन्वेंट्री आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई और इतनी इन्वेंट्री रह गई, क्या ये इन्वेंट्री मूवमेंट नहीं है? ये देखिए, इसका नाम क्या होगा? परचेज का मतलब है इन्वेंट्री का आना, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री का चले जाना, और बैलेंस का मतलब इन्वेंट्री का रुक जाना। इन तीनों को कहते हैं क्या? इन्वेंट्री की मूवमेंट। और इस कार्ड को ओवरऑल क्या कहते हैं? और स्टोर कार्ड कौन से सिस्टम में बनता है? परपेचुअल में। कितने फार्मूले से बनता है? 2, FIFO और FCO। क्या आप बात समझ आई है? रिक्वायरमेंट 1 हो गया। एक बात और लिखें, ओपनिंग बैलेंस हैज नो डबल एंट्री। ओपनिंग बैलेंस हैज नो डबल एंट्री। कभी भी BD की डबल एंट्री नहीं होती ओपनिंग बैलेंस की। क्लोजिंग की होती है। ओपनिंग बैलेंस हैज नो डबल एंट्री। बैलेंस BD की कोई डबल एंट्री नहीं होती, कभी आपको नजर नहीं आएगी, क्लोजिंग की नजर आएगी। जो लेजर बनेगा इन्वेंट्री का, इसको देखते हुए बताएं, इस सारी वर्किंग को देखते हुए बताइएगा, गौर सोचिएगा। अगर इन्वेंट्री का लेजर बनेगा तो लेजर में यूनिट्स होते हैं या अमाउंट? तो मुझे बताएं, इन्वेंट्री के लेजर का CD कितना होगा? 296 शो हो रहा होगा। कितना शो हो रहा होगा अभी आपके साथ? और अगर FIFO का बनेगा तो कितना शो होगा? 320। अभी आपके सामने बनाऊंगा। FIFO का सोल्यूशन अपने सामने रखें प्लीज। नहीं है किसी के पास तो आपस में शेयर कर लें। FIFO के लेजर कार्ड से अब बनाऊंगा लेजर्स, फिर FCO के लेजर कार्ड से बनाऊंगा लेजर्स। सोल्यूशन अपने सामने रखें। रिक्वायरमेंट 2 पढ़े जरा, क्या थी रिक्वायरमेंट 2? टी अकाउंट किस चीज का बनाना है? परपेचुअल में कह रहे हैं टी अकाउंट बनाए। एक बात लिखें, बल्कि सुन लें बच्चों, अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। आपने चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ लिया, अब आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। एक राज से पर्दा उठाने लगा हूं। चैप्टर 1, 2, 3 टोटली बेस्ड कर रहा था पीरियोडिक सिस्टम पे। किस पे? पीरियोडिक। सुनते जाए, चैप्टर 1, 2, 3 किस पे बेस्ड कर रहा है? पीरियोडिक पे। चैप्टर 7 किस पे बेस्ड कर रहा है? परपेचुअल पे। सुनते जाए, चैप्टर 1, 2, 3 को माइंड में लाएं। चैप्टर 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग अगर मैंने परचेजेस की हैं, मैंने प्रिंस बुक शॉप के लिए किताबें खरीदी हैं, तो मैं एंट्री क्या कर रहा था? परचेजेस डेबिट। क्या कह रहा था? परचेजेस डेबिट। मैं परचेजेस को बढ़ा रहा था। लेकिन मेरा एक सवाल है, तब आप में से किसी ने पूछा नहीं मुझसे कि सर हम अगर किताबें प्रिंस बुक शॉप के लिए खरीद रहे हैं, आप उसको परचेजेस कह रहे हैं, परचेजेस बढ़ के डेबिट, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इन्वेंट्री नहीं बढ़ रही है हमारी? किताबें लाने से इन्वेंट्री बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो हम इन्वेंट्री को डेबिट क्यों नहीं कर रहे थे? बात समझ आइए। हम तब मैंने ये क्यों नहीं बोला परचेजेस की जगह इन्वेंट्री डेबिट? वो भी तो बढ़ रही थी। हम हमेशा कहते थे परचेज डेबिट, क्योंकि हम किस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे? पीरियोडिक में हमेशा किसको रिकॉर्ड करते हैं? परचेज से रिकॉर्ड करते हैं। हां, जब परपेचुअल सिस्टम में आएंगे, जैसे कि अब परपेचुअल सिस्टम में जब हम चीज खरीदेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे परचेजेस डेबिट, हम बोलेंगे इन्वेंट्री डेबिट। हम परचेज का क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री डेबिट। ये बात याद रहेगी, लिखवाऊंगा। लिखे, हेडिंग बनाए रिक्वायरमेंट बी की। लिखे, इन परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम, हम परपेचुअल ही पढ़ रहे हैं ना। इन परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम वी विल प्रिपेयर 2 न्यू लेजर्स। इन परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम वी विल प्रिपेयर 2 न्यू लेजर्स
which we had never prepared. We will prepare 2 new ledgers which we had never prepared. क्या कैमरे में यहां तक आ रहा है? आ रहा है? क्लिक करें ना, फोकस करें, ये थोड़ा इसको मूव करें, इसका फोकस होना चाहिए। आउट ऑफ फोकस है। थोड़ा स्टैंड हिला के देखें, थोड़ा सा उस तरफ मूव कर लें बेशक। बैठ जाओ, थैंक यू। बच्चों यहां तक सब साथ हैं? क्या लिखवाया मैंने आपको? परपेचुअल में हम 2 ऐसे लेजर बना रहे हैं जो हम बिल्कुल हमारे लिए न्यू है। लेजर 1 2 2 लेजर है। नंबर 1 लिखे इन्वेंट्री अकाउंट, नंबर 2 लिखे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। 2 नए लेजर कौन से होंगे? परचेज का नहीं होगा, परचेज का कौन आ जाएगा? इन्वेंट्री अकाउंट। और इन्वेंट्री के साथ ही साथ में दूसरा कौन सा बनेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर मैं उधार पर खरीद रहा हूं और सिस्टम है पीरियोडिक, एंट्री करूंगा परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, चैप्टर 1 to 3 परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन अगर मैं उधार पर खरीद रहा हूं और चैप्टर 7 है, यानी कि पीरियोडिक नहीं है बल्कि परपेचुअल है, तो एंट्री करूंगा इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो लिखे अगर बच्चों सेल और परचेज के साथ ये ना बताया हो कि क्रेडिट है या कैश है, तो क्या एज्यूम करना था? बताया था मैंने, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट परचेजेस एंड सेल्स, तो वी विल एज्यूम कि ये कौन सी परचेज एंड सेल्स है? क्रेडिट वाली। परचेजेस एक हम करते हैं पीरियोडिक, जो कि था हमारा चैप्टर 1 2 और 3, और एक परचेजेस हम रिकॉर्ड करते हैं परपेचुअल, जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर 1 to 3 में अगर हम उधार पे चीज खरीदे तो डबल एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। जबकि चैप्टर 7 क्या कहता है? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। यहां तक बात क्लियर है? मूव में बताइएगा, परचेजेस में अपवर्ड, लाइबिलिटी में अपवर्ड, इन्वेंट्री में भी अपवर्ड, लाइबिलिटी में भी अपवर्ड। अब मैं इन्वेंट्री का लेजर बनाऊंगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनाऊंगा। 2 दफा बनाऊंगा, एक दफा बनाऊंगा फाइफो से और एक दफा बनाऊंगा एफको से, क्योंकि मैंने किसको देख के बनाना लेजर? स्टोर कार्ड को। स्टोर कार्ड भी मैंने कितनी दफा बनाया? 2 दफा, एक दफा फाइफो से और एक दफा एफको से। अब पहले मैं बनाने जा रहा हूं किसके थ्रू? लेजर बना रहा हूं कौन से फार्मूले के थ्रू? यानी मैं लेजर बनाते वक्त अपने सामने कौन सा स्टोर कार्ड रखूंगा? ये वाला या फाइफो वाला? ओपन कर ले फाइफो वाला। अगेन सिस्टम कौन सा है? फॉर्मूला कौन सा है? नंबर 1 इन्वेंट्री अकाउंट एंड नंबर 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिसकी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन में पढ़े बगैर आपको याद रखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते। अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो वो हमारे मजीद कॉन्सेप्ट्स को बिगाड़ देगा। हमें कुछ बातें एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कुछ बातें माननी पड़ेंगी। आएगी इस चैप्टर में बातें। बहरहाल जमाई नहीं लेनी मेरी क्लास में प्लीज। मुझे बताएं, हमेशा लेजर में किस पे बनाता था? एट कॉस्ट।
इन्वेंट्री का भी किस पे बनाऊंगा, एट कॉस्ट, मैं कॉस्ट पे बनाऊंगा इसको। अच्छा चले, अब अपने सामने FIFO वाला लेजर कार्ड रखें, FIFO वाला, नोट बेशक ना करें, FIFO वाला लेजर कार्ड रखें अपने सामने, आगे सबके सामने। FIFO वाले लेजर कार्ड को सामने रखते हैं, बताएं मुझे सबसे पहले यकम फेब आ रही है डेट, लेजर भी किस तरह बनता है, डेट वाइज। यकम फेब को FIFO के लेजर कार्ड में क्या नजर आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस, क्या नजर आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी लिखूंगा लेजर में या अमाउंट, कितनी अमाउंट है, देखिए कितनी लिखी हुई है ओपनिंग बैलेंस की, इन्वेंट्री की नेचर ओपनिंग की, लिखा भी किस साइड पे होगा, तो यहां मैंने कहा फर्स्ट फेब बैलेंस बीडी, अमाउंट लिखूंगा कितनी, लेजर में क्वांटिटी कभी नहीं आती, लेजर में कभी क्वांटिटी शो नहीं होती। फिर डेट वाइज बताए, सेकंड डेट कौन सी आ रही है, 14 फेब को मैंने चीजें खरीदी हैं, परचेज की, परपेचुअल में क्या डबल एंट्री है, इन्वेंट्री डेबिट, क्या डेबिट, और कौन सा क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, तो मैं इन्वेंट्री के लेजर को डेबिट करूंगा किस दिन, 14 फेब को। कितने से चीज खरीदी है, अमाउंट बताएं, 160 से इन्वेंट्री डेबिट, बदले में क्रेडिट कौन हो रहा है, इस एंट्री को देखें, क्रेडिटर्स। क्या बात समझा रही, कैसे बनेगा लेजर, अब्दुल कदीर, नूर, नेक्स्ट डेट बोले, 18 फेब को अगेन चीज खरीदी, अगेन मैं क्या कहूंगा, 18 फेब को इन्वेंट्री क्या होगी, डेबिट, कितने से, 340 से, और क्या क्रेडिट हो गई, क्रेडिटर। नेक्स्ट डेट है 19 फेब, सुने बच्चे गौर से, 19 फेब को मैंने चीज बेची है, क्या की है चीज, मैंने कहा कुछ बातों को आपने एज इट इज एक्सेप्ट करना है, क्या सेल करने की वजह से, क्या सेल करने की वजह से मेरी इन्वेंट्री कम नहीं हो गई, सोचे परपेचुअल क्या कहेगा, से परचेज की है तो इन्वेंट्री बढ़ गई डेबिट, सेल की है तो इन्वेंट्री कम होके क्रेडिट, तो परपेचुअल में सेल की एंट्री क्या होगी, किसको क्रेडिट करूंगा, इन्वेंट्री को, किसको, सेल से इन्वेंट्री कम हो गई। अब मैं कैश नहीं लिखूंगा, अब मैं कैश नहीं लिखूंगा, कुछ बातें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। परपेचुअल में सेल की एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, किसको ले आएगा वो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, किसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ये बात आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा आपको, मैं नहीं दे रहा, आपको मानना पड़ेगा कि परपेचुअल में सेल करते वक्त हम डेबिट किसको करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल को, और क्रेडिट क्या चीज कम हो रही है, इन्वेंट्री। तो ये बात भी, अब मुझे बताएं कहां लिखूं मैं इसको, यहां देखें, सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल, इवेंट कौन सा है, इवेंट क्या हो रहा है, सेल्स हो रही है, सेल्स में क्या एंट्री होगी, डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल और क्रेडिट कर देंगे इन्वेंटरी। ये एंट्री बहुत दफा आएगी पेपर में, बहुत दफा आई है, बच्चे लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ के गलत कर देते हैं। भाई मान लो इस बात को, परपेचुअल में सेल होने की वजह से इन्वेंट्री कम होकर क्रेडिट, और बदले में डेबिट कौन होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इस एंट्री को देखें और मुझे बताएं 19 तारीख को क्या हुई है, सेल्स, कितने से सेल्स हुई है, अमाउंट बताएं, सॉरी टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल है 5 होगा, 96 क्यों कह रहे हो, 236, खुदा के बंदो कितने यूनिट्स बिके हैं, 5 बिके या 8, तो वैल्यू दोनों की लूंगा या किसी एक की, दोनों की वैल्यू को ऐड करें, 236 कैसे आया, किस किस को ऐड किया, 96 प्लस 140, क्या आंसर है 236, तो टोटल सेल्स कितनी से हुई है 236, एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 236 से डेबिट इन्वेंट्री 236 से, इन्वेंट्री को अब मैं क्या करने लगा 236 से, यहां पे देखें क्रेडिट कर दिया, किस दिन 19 फेब को, और बदले में डेबिट किसे कर दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ये 236 कैसे आया, 140 प्लस 96, क्या बात हो रही है, इस एंट्री का दूसरा इफेक्ट किस लेजर पे आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई 236 से,
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दो 236 से। किस दिन? 19 पे। क्रेडिट कौन हो रहा है बदले में? इन्वेंट्री। सिंपल। और क्या है इसमें? नेक्स्ट डेट बोले। 27 फेब को चीज खरीदी। कितने के यूनिट्स खरीदे हमने टोटल? 800 के। क्या हो गया तुम दोनों को? था कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा? कॉस्ट ऑफ, देखो मैं पिट पिट के थक गया हूं कि कुछ बातों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो प्लीज। उसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन मत मांगो मुझसे। मान लो इसको कि परपेचुअल में जब जब सेल होगी हम कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट लिखेंगे। सेल की वजह से इन्वेंट्री कम हो रही है, इन्वेंट्री क्रेडिट, बदले में डेबिट किसको कर दिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स को। दैट्स इट। बस इस एंट्री को याद कर लें। इज दैट क्लियर? एंट्री मैंने लिखी हुई है नीचे सेल की। जी यस, ओनली परपेचुअल। 27 फेब को 800 से क्या कर रहे हैं? चीज खरीद रहे हैं। अगेन इन खरीदने से इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इन्वेंट्री डेबिट 800 से 27 फेब, और बदले में क्रेडिट कौन हो जाएगा? क्रेडिटर। फिर 28 फेब को दोबारा चीज बेची। 28 फेब को जब चीज बेची तो मैं इन्वेंट्री को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? कम करूंगा। इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा। यहां देखें डेट आ जाएगी 28 फेब। इन्वेंट्री क्रेडिट है तो बदले में डेबिट कौन हो जाएगा? अब कितने कितने अमाउंट लिखी हुई है? टोटल कैसे आया वो बताओ ना। किस किस को ऐड किया? 64 प्लस 340 प्लस 480, टोटल मिला के कितना बनता है? 884। क्या इस 884 का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स 884 से क्या हो रही है? डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिख दे 884 कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। डेट क्या है? 28 फेब। मुकम्मल होगी एंट्री। लेजर कार्ड खत्म हो गया ना। अब हम क्या किया करेंगे बच्चों? लेजर को टोटल कर दें। डेबिट साइड का टोटल बताओ इन्वेंट्री के। 144 जल्दी से इन्वेंट्री का सीडी निकालें। देखें क्या 320 आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेजर कार्ड में भी 320 था। 320 आना चाहिए। आखिरी दिन जी 28 फेब को मैंने क्लोजिंग बैलेंस निकाला और वो कितना आया? और फाइफो का लेजर कार्ड में भी आखिरी सीडी कितना लिखा हुआ है? 320। अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल करके दो। 1120, यहां भी 1120। इसका सीडी कितना ही आ गया? किस तारीख को? 28 फेब को क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग करके आया 1120। लेजर्स बन गए। इन्वेंट्री का सीडी दो जगह जाता है। एक जाएगा ट्रायल बैलेंस में और एक जाएगा बैलेंस शीट में। आप मुझे बताएं इन्वेंट्री का सीडी ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे जाएगा? इन्वेंट्री की नेचर डेबिट, सीडी की भी ट्रायल बैलेंस के नेचर के मुताबिक लिखते हैं डेबिट, तो डेबिट साइड पे। इन्वेंट्री का जो सीडी 320 है वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट में कहां जाएगा? करंट एसेट्स में। ये बात लिख लें। इस 320 की बात कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये पहले जाएगा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड, फिर कहां जाएगा? बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट। लिख लें। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल का जो सीडी है 1120, ये भी दो जगह जाएगा। ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल एक की तरह का एक्सपेंस की तरह लग रहा है ना, एक्सपेंस की तरह लग रहा है। तो मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे जाएगा? एक्सपेंस डेबिट साइड पे जाता है ना, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड।
अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंस शीट में नजर आता है या इनकम स्टेटमेंट में? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट को बढ़ाता है या लेस होके कम करता है? याद करें, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल लेस हो रहा है। क्या कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? इनकम स्टेटमेंट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? इनकम स्टेटमेंट को कम करने का मतलब क्या? इनकम स्टेटमेंट क्या हो रही है? प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है। क्रेडिट नेचर का अकाउंट जब कम होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट को कम करके क्या कर रही है? डेबिट कर रही है। प्रॉफिट को कम करके डेबिट। नहीं यही बात समझ? तो यानी कि अब मैं जो बात करने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा बड़े गौर से सुनना मेरी बात प्लीज, मेरी तरफ देखें। मैंने कहा कि इन्वेंट्री क्लोज, ये इन्वेंट्री ओपनिंग है क्लोजिंग है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां जाएगी? ट्रायल बैलेंस में। फिर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहां जाएगी? ट्रायल बैलेंस में। 20 नंबर का जो सवाल आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? ट्रायल बैलेंस। जिन्होंने पेपर दिया उनसे पूछ लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस होता है। आपने ट्रायल बैलेंस को देखकर ये डिसाइड करना है कि आया, वो ये नहीं बताएगा सिस्टम कौन सा है, वो ये नहीं बताएगा सिस्टम पीरियोडिक है या परपेचुअल। क्या पीरियोडिक परपेचुअल से फर्क पड़ेगा? परचेज की एंट्री से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पीरियोडिक वाले कहते हैं परचेज इज डेबिट, परपेचुअल वाले कहते हैं इन्वेंट्री डेबिट। फर्क पड़ता है ना? पेपर में बैठ के ट्रायल बैलेंस को देख के आपने पता लगाना है कि ये आया पीरियोडिक से ट्रायल बैलेंस बना है या परपेचुअल से। अगर ये बात समझ आई है और आप में थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस है, तो अगर कोई ट्रायल बैलेंस परपेचुअल से बन के आया होगा तो उसके ट्रायल बैलेंस में दो चीजें कौन सी नजर आ रही होंगी? एक क्लोज इन्वेंट्री नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल। क्या नजर आ रहा होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री और। तो अगर आज आपको जिस जिस ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल नजर आने लग गया तो फौरन बोले कि कौन सा सिस्टम फॉलो किया इस बिजनेस ने? परपेचुअल ने। परचेज करने पे किसको डेबिट करेगा? इन्वेंट्री को। सेल करने पे किसको डेबिट करेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स को। हिंट क्या दे दिया मैंने? ट्रायल बैलेंस में दो फिगर्स कौन सी शो होंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। प्लीज मेरी बात को समझें, यहां देखें, यहां देखिए प्लीज। ये देखिए एक ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में डेट नहीं होती, ट्रायल बैलेंस में होगा डिस्क्रिप्शन, ट्रायल बैलेंस में होगा डेबिट और क्रेडिट। ऐसे दिखता है कुछ ट्रायल बैलेंस। ऐसे होता है ट्रायल बैलेंस, ये ढांचा ट्रायल बैलेंस का। और यहां पे डेबिट साइड का टोटल इक्वल होगा किसके? लेकिन जिन्होंने अकाउंटिंग का पेपर दिया वो बेहतर बता पाएंगे कि इस तरह से ट्रायल बैलेंस देने के बाद एक हेडिंग बनी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन। इस तरह की एक हेडिंग बनी होगी बिल्कुल ट्रायल बैलेंस के नीचे, और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह करके कुछ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दूंगी आपको। अब आपने क्या करना होगा उस 20 नंबर के सवाल में? आपने ना सिर्फ ट्रायल बैलेंस को देखते हुए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, बल्कि ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स ऐसी होंगी, कैमरे में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जिसके हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी। आपने उस एडिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा जिसके हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसको स्ट्रेट वहां से उठा के पैटर्न में फिट कर देना आपने। कौन सा पैटर्न? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। और जिनके हवाले से, जिन आइटम्स के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आपने उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहले एडजस्ट करना है, करेक्ट अमाउंट निकालनी है। फिर उस करेक्ट अमाउंट को आप पैटर्न में लेके जाएंगे। सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, सिखाऊंगा। ये 20 नंबर ऐसे नहीं दे रहा हूं आपको। जो बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवाल से डरते हैं वो इस वजह से डरते हैं कि जब ये इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है। लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूं अप्रोच देखिए, माइंड की गेम है सारी। आप ये मत देखिए कि एडिशनल फिट मुश्किल होती है मुश्किल मानता हूं। आप ये देखें कि अगर 20 आइटम्स हैं तो 20 में से 6-7 आइटम्स पर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, बाकी 12 13 14 आइटम्स कौन सी होंगी जिस पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने क्या कर देना, ये होते हैं इजी मार्क्स। 20 में से 7-8 नंबर इसके होते हैं। क्या ये आप गेन कर सकते हैं?
बाकी जो 10-12 नंबर होंगे वो इसके होंगे। इसमें से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने पास ही मार्क्स लेने, लेकिन आपको अभी से 20 में से 8-9 नंबर आप गेन कर सकते हैं ना। वो आपको फॉर द ईयर एंडेड लिख देना, उसका 1 नंबर है। एज एट लिखना, उसका भी 1 नंबर है। जिनकी एडजस्टमेंट्स नहीं है उसको डायरेक्ट पोस्ट कर देना, उसका भी नंबर है। कर लेंगे। अब ये समझाना ये नहीं चाहता, बेसिकली बताने का मकसद ये था कि एक वर्ड है इनसाइड ट्रायल बैलेंस और एक वर्ड है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। जो ये ढांचा बना हुआ है, इस ढांचे में जो आइटम्स नजर आती हैं इसको कहते हैं इनसाइड ट्रायल बैलेंस, और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको क्या कहते हैं, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। अब मेरा सवाल है, मासूमाना सवाल है, कॉस्ट ऑफ सेल का सीडी, क्लोजिंग इन्वेंट्री का सीडी परपेचुअल में इनसाइड ट्रायल बैलेंस होगा या आउटसाइड? इनसाइड ट्रायल बैलेंस होगा, इनसाइड ट्रायल बैलेंस। तो ऐसा ना हो कि गधों की तरह यहां पे कहीं पे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर आए तो बोल दो परपेचुअल है, नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, लेकिन फर्क ये देखना कि क्या वो आउटसाइड है या इनसाइड है। परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल का सीडी और क्लोजिंग इन्वेंट्री का सीडी इनसाइड ट्रायल बैलेंस होगा। कहां होगा? इनसाइड, परपेचुअल में। परपेचुअल में क्या ये बात समझ आई है? अब लिखिए सारी बातें, बल्कि 1 मिनट, 2 लेजर रहते हैं एफको की, अभी भी 2 लेजर बनाने हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा लेजर बनाऊंगा इन्वेंट्री का और कॉस्ट ऑफ सेल्स का, लेकिन अब मैं लेजर कार्ड कौन सा देखूंगा? एफको का। सारा कुछ सेम है, बस फर्क क्या होगा? अमाउंट का। सारा कुछ सेम है, बस फर्क क्या होगा? अमाउंट का। चलो मैं बना देता हूं, ऐसे मुंह बना ली, रोटेट करो इसको, प्लीज रोटेट करें कैमरे को। खुद नहीं बना सकते? एंट्री में कोई फर्क होगा? एंट्रीज में कोई फर्क होगा? सिर्फ फर्क कहां होगा? और फर्क कहां होगा? यहां कितना आ रहा होगा? 296, और यहां कितना आएगा? कितना आएगा बता दें, मान जाऊंगा, ऐसे ही बता दो। कॉस्ट ऑफ सेल का सीडी कितना होगा? सिंपल सी बात है, जो सेल्स की अमाउंट लिखी है ना उनको ऐड कर दो आपस में। सेल्स 2 दफा हुई है, ये देखें, ये देखें, 1 मिनट, सेल्स 2 दफा हुई है, पहले 256 और फिर इनको ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 1144। ये किसका सीडी होगा? क्यों कॉस्ट ऑफ सेल का? क्योंकि जब सेल करते हैं तो डेबिट किसे करते हैं? पहले से कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट किया 256 से, फिर डेबिट किया 888 से, यानी यहां आ जाएगा 256, यहां आ जाएगा 888, दोनों को ऐड करके सीधी आएगा 1144। बना लेंगे या बनवा दूं? बना लेंगे, वादा करते बनाएंगे। अभी क्लास के बाद फौरन बनाएंगे ना, वरना रह जाएगा। अभी 1 पेज की स्पेस छोड़ दे 2 लेजर्स के लिए, उसके बाद लिखूं जो लिखवाने लगा हूं। यानी फाइफो से तो लेजर्स बन गए हैं, एफको से भी लेजर्स बनाने हैं, उसकी जगह छोड़े, उसके बाद कंक्लूजन लिखवाने लगूं आपको। प्लीज वादा करें क्लास खत्म होने के बाद क्लास में बैठ के आप पहले लेजर्स बनाएंगे फिर बाहर जाएंगे, वादा करें इस बात का। मजबूरियां, किसी ने जिसने नहीं पढ़ना होता ना वो कोई ना कोई मजबूरी निकालेगा, जिसने पढ़ना होगा वो कर लेगा। हेडिंग बनाएं, की पॉइंट्स ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। की पॉइंट्स ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पहले लिखें फिर देखते हैं वो बात ठीक। चलिए पहले सुन लें। मैंने कहा कि पहला पॉइंट मैं लिखवाने लगा हूं उर्दू में, वो पॉइंट ये है, पहले सुन ले फिर लिखवाता हूं कि परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए हम जो लेजर बनाएंगे वो 2 लेजर बनाएंगे, इन्वेंट्री का और कॉस्ट ऑफ सेल का। एग्री करते हैं? क्या आपके सामने आपको 2 लेजर नजर आ रहे हैं? वो किसके? इन्वेंट्री के। और तो पहले बात लिखिए, परपेचुअल सिस्टम यूज करते हुए उर्दू इंग्लिश मिक्स है, टोटल 5 से 6 पॉइंट से। पहला पॉइंट लिखिए, परपेचुअल सिस्टम यूज करते हुए इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। परपेचुअल सिस्टम यूज करते हुए इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनेगा। इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनेगा। कैमरे को मैं तो घुमा दो।
नंबर 2, 2 लेजर बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे। अगर देखें इन्वेंट्री का बन रहा है तो सेक्रीफाइस किसका कर रहे हैं हम? परचेज का। तो सुन ले पहले, ना तो परचेज का लेजर बनेगा, ना ही परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा, ना ही ओपनिंग इन्वेंट्री का बनेगा। किस किस का नहीं बनेगा? परचेज का, परचेज रिटर्न का और ओपनिंग का। सुन ले प्लीज, यहां देखें, अगर मैंने कहा कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हुए एक क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर बनेगा, तो इट मींस ओपनिंग का नहीं बनेगा, इट मींस परचेज का नहीं बनेगा, एंड इट मींस परचेज रिटर्न का भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर ट्रायल, जिसका लेजर नहीं बनेगा उसका सीडी नहीं होगा, जिसका सीडी नहीं होगा वो इनसाइड ट्रायल बैलेंस में नजर। तो एक बात और पता चल गई कि परपेचुअल का ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स को शो करेगा क्योंकि उनका लेजर बन रहा है, उनका सीडी आ रहा है। और परपेचुअल का ही ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इनसाइड ट्रायल बैलेंस नजर नहीं आएगी, परचेजेस इनसाइड ट्रायल बैलेंस नजर नहीं आएगी, परचेज रिटर्न इनसाइड ट्रायल बैलेंस नजर कहां नजर आएगी? आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। तो ये 5 हिंट्स हैं फाइंड करने के, आया ट्रायल बैलेंस परपेचुअल का है कि नहीं है। 5 हिंट्स दोबारा सुन लो, 5 हिंट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री इनसाइड ट्रायल बैलेंस नजर आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनसाइड ट्रायल बैलेंस नजर आएगी, परचेज, परचेज रिटर्न और ओपनिंग इन्वेंट्री इनसाइड नजर नहीं आएंगे। अगर आए भी तो कहां नजर आएंगे? आउटसाइड। तो हेंस प्रूव, इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी हो गई, कोई भी एक शर्त पूरी होगी तो हम क्या कहेंगे? ट्रायल बैलेंस कौन से सिस्टम से बन के आया? परपेचुअल से। लिखे पॉइंट नंबर 2 लिखे, परचेज का लेजर नहीं बनेगा, परचेज का लेजर नहीं बनेगा, परचेज का लेजर नहीं बनेगा। पॉइंट 3 लिखें, परचेज रिटर्न का लेजर नहीं बनेगा, परचेज रिटर्न का लेजर नहीं बनेगा। पॉइंट 4 क्या लिखेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनेगा। 3 पॉइंट क्या है? परचेज का लेजर नहीं बनेगा, परचेज रिटर्न का लेजर नहीं बनेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनेगा। ये कितने पॉइंट्स हो गए? इन 4 को एक हेडिंग दे दे, ये है रिलेटेड टू लेजर्स। ये किसके रिलेटेड थे? लेजर्स। अगले 3 पॉइंट लिखे रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस। पहले 4 रिलेटेड टू लेजर्स और पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस। लिखे पॉइंट 5, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नजर आएगी। पॉइंट नंबर 5 लिखें, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नजर आएगी। पॉइंट नंबर 6 लिखें, ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आएगा। एग्री करते हैं इससे? इन पॉइंट से एग्री करते हैं? यहां पे मैं कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री नजर आएगी, ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स नजर आएगी। व्हाट डज इट मीन? इनसाइड ट्रायल बैलेंस या आउटसाइड ट्रायल बैलेंस? इनसाइड ट्रायल बैलेंस। और सातवीं बात लिखें, ट्रायल बैलेंस में यानी इनसाइड ट्रायल बैलेंस में परचेजेस, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में परचेजेस, परचेज रिटर्न, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, ओपनिंग इन्वेंट्री नजर नहीं आएगी। ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स किससे रिलेटेड थे? ट्रायल बैलेंस के। और ऊपर वाले 4 लेजर्स के। क्या इन सातों बातों से आप एग्री करते हैं? देख लीजिए, आप एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं? नहीं वाले भाई साहब करते हैं ना एग्री? हो गया लेक्चर? आज इतना ही बस, कल ज्यादा पढ़ूंगा जी। क्या कुछ बात समझ आई इन्वेंट्री के हवाले से? बच्चों इधर देखें, क्या परपेचुअल समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुश्किल है चीजें? अभी असाइनमेंट नहीं दे रहा, एक साथ दूंगा, एक साथ दूंगा असाइनमेंट। अभी असाइनमेंट नहीं दे रहा, ठीक है? मजे करें। आप क्या करना है, घर जाके पिछला लेक्चर इन्वेंट्री का और आज का लेक्चर इन्वेंट्री का दोनों को रिवाइज करना है, और एफको से इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर भी बनाना है आपने रजिस्टर पे। इज दैट क्लियर? चलिए रिकॉर्डिंग रोक दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, वही बात तो मैंने की। देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग। ये क्या है उसका? सीडी। ये कहां जाएगा? तो ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज नजर आएगी? ट्रायल बैलेंस के इनसाइड कौन सी चीज नजर आएगी? और क्या नजर आएगा? तो कौन सा सिस्टम होगा? रोक दे रिकॉर्डिंग। तहरीम